दोस्त, आप सऊदी अरब के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ एक मज़े की हकीकत ये है कि सऊदी अरब दरअसल मेक्सिको से बड़ा है और इसके बावजूद पूरी आबादी का 85% इन दो हिस्सों में रहता है। ये कुल रकबे का 20% है, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कि सऊदी अरब जनूबी मगरबी एशिया के उस हिस्से में अफ्रीका और यूरेशिया के दरमियान ज़मीन के इस टुकड़े पर वाक़या है जिसे जज़ीरा नुमा अरब कहा जाता है। आपको ये मुल्क तेज़ी से मिल जाएगा। हकीकत में सऊदी अरब दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है। अगर हम इस इलाके के बारे में बात करें कि ये ग्रीनलैंड की साइज़ के बराबर है। रुकें, क्या? वो साइज़ में तो बिल्कुल एक जैसे नज़र नहीं आते। अच्छी तरह याद रखें कि नक्शा दुनिया का एक प्रोजेक्शन है, लिहाजा आपको अपनी आंखों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए दुनिया को देखिए और इन ममालिक को यहाँ तलाश करें। ग्रीनलैंड और ये सऊदी अरब है। आप ये तकरीबन एक जैसे ही नज़र आते हैं। जज़ीरा नुमा अरब एक सहराई इलाका है, इसलिए इसका ज़्यादातर इलाका सहरा नुमा है, और चूंकि सऊदी अरब जज़ीरा नुमा का ज़्यादातर हिस्सा लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा सहरा भी हैं। मुल्क का 95% इलाका सहराई है। रब्बुल अल खाली इसका सबसे बड़ा रेत का सहरा इस मुल्क में वाक़या है। मेरा मतलब है कि वहाँ रेत के सिवा कुछ नहीं है। ये वाकई बहुत बड़ा है। ये मुश्तरका नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस से भी बड़ा है, और रेत के टेले की बुलंदी 20 मंजिली इमारत तक पहुँच सकती है। ये वाकई गर्म और मरतूब है, और वहाँ पानी के कुदरती ज़राए नहीं हैं। यकीनन मुल्क के चारों तरफ समुद्र मौजूद हैं, लेकिन ये समुद्री पानी है, इसलिए सऊदी अरब को समुद्र से पानी को साफ करना पड़ता है। मुल्क को बैरून मुल्क से टन पानी आता है, लेकिन वहाँ 1 गैलन पानी अब भी 1 गैलन तेल से ज़्यादा महंगा है। ज़िंदगी के माया पर आप कभी अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि ये मुल्क बैरून मुल्क से क्या दरामद करता है। रेत, जी हाँ, रेगिस्तान होना और रेत का होना, और वो भी वाफर मिकदार में। सऊदी अरब को अब भी तामीरात के लिए ऑस्ट्रेलिया से रेत खरीदनी पड़ती, और शीशे की पैदावार सहरा में बदल जाती है। ये रेत गैर मुस्तहकम है और इस किस्म के कारोबारी लिहाज से मौजू नहीं है जो इनके मुल्क में पाई जाती है। इस वक्त मुल्क के पास कुछ कीमती तेल है। पहले सऊदी अरब सहराई रियासत थी, फिर 1938 में तेल दरियाफ्त किया, और आज सब कुछ बदल गया। इसके पास किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा तेल है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल और ईंधन बरामद करने वाला मुल्क है। मौसम और आबो हवा के हालात ने लोगों को अपनी जगहों का समझदारी से इंतखाब करने पर मजबूर किया। बस्तियों की वजह यह है कि ज़्यादातर आबादी एक छोटे से इलाके में रहती है, क्योंकि बाकी सब इलाके गर्म हैं। सहरा जहाँ पानी नहीं है, मुल्क के 7 बड़े शहर हैं। दमाम यहीं फारस के साहिल पर वाक़या है। खलीज के इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फाहद एयरपोर्ट है, जो दुनिया के दूसरे बड़े हवाई अड्डे से 5 गुना बड़ा है। चलें मगरब की तरफ चलते हैं। रियाज इसका दारुल-हुकूमत है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। रियाज का मतलब बाग है। ये शायद इस बात की कासी करता है कि शहर कैसा था। सहरा के वस्त में एक नहलिस्तान अब ये बहुत बड़ा शहर बन गया है, और एक सदी से भी कम अरसे में फलक बोस इमारतों के साथ मेगा पुलिस और कारोबारी लिहाज से बहुत आगे निकल चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आइए जनूब मगरिब की तरफ चलते हैं और दूसरे गंजान आबाद इलाकों के साथ साथ सफ़र करते हैं। रियाज से आबा तक सड़क ये रब्बुल खाली से होते हुए जाती है। सड़क के दाएं मगरिब में ये सहरा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा सहरा है। इस इलाके के बारे में एक बात यह है कि ये अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया गया है। इसकी रेत के नीचे पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर हैं, तो शायद किसी वक्त में ये सहरा भी मिस्ट्री ना रहे। अब हम आबा पहुंच गए हैं। इस नाम का मतलब खुशबू है, और ये एक सच्चा नखलिस्तान है। सहरा में सब्ज़ा है, वहाँ बहुत से फूल हैं और मनाज़िर दिलकश हैं। ये आर्ट्स, कल्चर और काफ़ी का शहर है। ये शहर सालाना समर फेस्टिवल की मेज़बानी करता है और अपने मुनफरिद खानों और रवायती लोग आर्टिस्ट, डांसिंग, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी के लिए जाना जाता है। अगर रियाज कारोबार से मुतल्लिक है तो आबा का मतलब सकाफत है। अब आइए बहर अहमद साहिल के साथ शुमाल की तरफ चलते हैं। हम 3 शहर देखेंगे, ताइफ, मक्का और जद्दा। जद्दा मुल्क का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, और जल्द ही ये और ज़्यादा तरक्की करने जाएगा। जद्दा तारीख बनाएगा। अभी जद्दा टावर ज़ेरे तामीर है। वहाँ ये टावर है जिसको 3238 फीट ऊंचा करने का मंसूबा है, जिससे ये टावर बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन जाएगा, जिसकी तामीर 2013 में शुरू हुई थी और फिर 2023 में 5 साल के लिए रोक दी गई थी। अब इसकी तामीर दोबारा शुरू की गई है। जद्दा में दुनिया का सबसे ऊंचा चश्मा भी है, किंग फाहद माउंटेन। ये
پانی کو اتنا بلند کرتا ہے جتنا کہ ایک عمارت۔ یاد رکھیں کہ ملک میں تازہ پانی کا مسئلہ ہے، لہٰذا یقیناً وہ اس قیمتی مائع کو استعمال نہیں کرتے۔ فاؤنٹین سے جو پانی نکلتا ہے وہ 20 منزلی عمارت سے بھی اونچا جاتا ہے۔ یہ پانی بحر احمر سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کھرا پانی ہے۔ مکہ ملک کا مقدس ترین شہر ہے، جس میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور بہت سے مقدس مقامات ہیں۔ مذہبی تعطیلات کے دوران شہر میں لوگوں کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ سڑک جو مکہ سے ہماری اگلی منزل طائف تک جاتی ہے وہ پہاڑی سلسلوں اور گہری گہری وادیوں سے گزرتی ہوئی پھلوں کی منڈیوں اور روز فارمز سے سب کو مو لیتی ہے۔ طائف ایک پہاڑی شہر ہے جو عام طور پر بادلوں سے ڈھکا ہوتا ہے، جو شہر کو بہت زیادہ مطلوب سایہ اور کچھ ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ خاص طور پر گرمیوں میں سیاحت کی ایک بہت مشہور جگہ ہے، کیونکہ یہ ملک کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں قابل برداشت موسم ہے۔ طائف کو غیر سرکاری طور پر سعودی عرب کا موسم گرما کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ اسے گلابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ہر سال تقریباً 300 ملین گلاب اگائے جاتے ہیں، جو ایک بار کٹائی کے بعد دنیا کے مہنگے ترین گلاب کا تیل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس فہرست میں چند اور بڑے شہر ہیں۔ اب ذرا ہم شمال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا پڑاؤ مدینہ ہے۔ یہ ایک اور مقدس شہر ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ ہے، اور اس میں دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے جو مسجد نبوی ہے۔ ہر کوئی اس شہر کے مرکز کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں کے مضافات بھی اچھے ہیں۔ مدینہ زراعت کا مرکز ہے اور زیادہ تر کھجور کے درختوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان کی تقریباً 300 اقسام وہاں پائی جاتی ہیں۔ آئیے اب شمال مغرب کی طرف اپنے ٹور کو تبوک کے آخری شہر کی طرف لے جائیں۔ یہ قدیم شہر ہے، ہزاروں سال پرانا، اسی لیے آپ کو مختلف جگہوں پر قدیم پیٹروگلفس مل سکتے ہیں، لیکن یہ واحد چیز نہیں ہے جو شہر کو پیش کرنا ہے۔ در حقیقت تبوک میں یہ سب کچھ موجود ہے، یعنی قدیم نشانات، خوبصورت راکی مناظر، بحر احمر کے کنارے، خوبصورت ساحل، متنوع کھانوں کے ساتھ بہت سے تہوار اور روایتی سعودی عرب کی موسیقی۔ اس سے بھی بہتر کہ یہ خطہ زرخیز ہے اور فصلوں کو کاشت کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ کھجور اور زیتون اگاتے ہیں۔ یونیسکو کے کھنڈرات، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تبوک قلعے کا تاریخی ورثہ دنیا کی قدیم ترین قلعوں میں سے ایک ہے۔ آپ صحرائے حوصہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نایاب چٹانوں کی شکلوں کا میوزیم ہے جو صدیوں سے قدرتی طور پر نمودار ہوا ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔